नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हम बात करेंगे फिर से उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट की। और प्रैक्टिस सेट कहें या ये कहें कि एलटी ग्रेड का पेपर है ये पुराना। ठीक है, तो अभी तो हम इसी को प्रॉपर कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और ये भी प्रैक्टिस का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन जो 26 आपको दिख रहा है, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले जिसको भी अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब और शेयर कर सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन है और ये इक्वली सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है प्रश्न सिर्फ उत्तराखंड में आते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो आपके लिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन 26 है, कमेलिया नामक वृक्ष के पत्तों को सुखाकर बनाई जाती है। ऑप्शन आपको दिख रहा है चाय, दूसरा दिख रहा है अजवाइन, तीसरा जीरा है और जो डी ऑप्शन है वह कह रहा है मेथी। तो आपसे बात करें हम, कमेलिया नामक वृक्ष से जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वो चाय है। ठीक है, चाय है। और चाय को आप जानते हो किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? पेय पदार्थ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पेय पदार्थ के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक सेकेंड। ओके, पेय पदार्थ के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाता है। जो पेय पदार्थ होते हैं आपके कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका होता है कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। ठीक है, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होता है। ठीक है, और उसके नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत जो होता है चाय, कॉफ़ी और आपके चाय, कॉफ़ी और क्या कह सकते हैं, कोको पाउडर। ठीक है, चाय, कॉफ़ी और कोको आता है। ठीक है, कोको आता है। ठीक है, क्या है ये? नॉन कार्बोनेटेड पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसके बाद फल के रस भी ये पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सारे फल के रस हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं एल्कोहलिक पेय पदार्थ, जिसमें शराब है, बियर है, रम है, ब्रांडी है, ताड़ी है, ये स्प्रिट है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। कौन से होते हैं? जिसमें थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हो, आज के समय में गर्मियाँ चल रही हैं तो लिम्का वगैरह, ये सब कार्बोनेटेड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, चाय क्यों पीते हैं हम लोग? पीते इसलिए हैं क्योंकि जो चाय होती है, कॉफ़ी होती है या कोको होते हैं, ये हमें स्फूर्ति एवं ताजगी प्रदान करती है कुछ क्षण के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो कमेलिया नामक वृक्ष से हमें चाय की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रेनाइट बुनाई भी कहा जाता है। ए है क्रेप बुनाई को, बी है हनी कॉम्ब बुनाई को, सी है पायल बुनाई को, डी है लीनो बुनाई को। हालांकि मैंने कभी ग्रेनाइट बुनाई नहीं पढ़ी थी इससे पहले, लेकिन मैंने सोचा अगर दिया है तो होगा ज़रूर, या तो फिर ये मिस्टेक है। लेकिन आयोग ने इसमें आंसर भी माना हुआ था, तो मैंने सोचा फिर तो ये सही चीज़ है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। जो ग्रेनाइट बुनाई होती है ये क्रेप बुनाई को ही कहा जाता है। थोड़ा सा हम ग्रेनाइट बुनाई को देख लेते हैं। ये क्या होती है? जो ग्रेनाइट स्टिच एक विंटेज टेक्सचर, विंटेज का मतलब होता है जो ठंड में कपड़े पहने जाते हैं, तो जो ऊनी कपड़े होते हैं उस टेक्सचर के पैटर्न के ये कपड़े होते हैं। ठीक है, जो जैसे कि कंबल है, स्कार्फ है, डिस्क क्लॉथ है, ये सब क्या है? आपके विंटर में यूज़ किए जाने वाले पैटर्न के कपड़े हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। ओके, ये देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं और इसमें मतलब कुछ चलते फिरते बुनाई के लिए 4 पंक्ति में दोहराव में आसानी से मतलब किया जाता है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिला, ये देख लीजिए, ये वाली बुनाई है। इसमें कुछ पंक्तियाँ सी आपको दे रखी हैं, तो ये 4 पंक्ति से कैसे भी करके इसकी बुनाई चलती है ग्रेनाइट की, देख लीजिएगा आप। ठीक है, और ये कैसी बुनाई है? ये प्रतिवर्ती नहीं है। ठीक है, ये प्रतिवर्ती पैटर्न का उदाहरण नहीं है, क्योंकि आपके कार्य के केवल ये दाईं ओर दिखाई देता है। जो चीज़ आपको केवल दाईं ओर से दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिवर्ती पैटर्न का उदाहरण नहीं मानते हैं। और जो आपको दाईं और बाईं दोनों तरफ से दिखाई दे उसे हम प्रतिवर्ती पैटर्न कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ओके, ये देख लीजिए है, ये है आपकी ग्रेनाइट बुनाई। क्वेश्चन 28 है, सिरके में पाया जाता है। ए है एसिटिक अम्ल, बी है ब्यूटायरिक अम्ल, सी है साइट्रिक अम्ल और डी है निम्न में से कोई नहीं। तो सिरके में क्या पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ब्यूटायरिक अम्ल की बात करें तो मक्खन में पाया जाता है, जो कि स्मेल के लिए लाभदायक मतलब जिम्मेदार होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में भी पाया जाता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29, जलने के पश्चात लीलन के तंतु की राख का रंग कैसा होता है?
ए है ग्रे रंग का, बी है भूरे रंग का, सी है काले रंग का, डी है लाल रंग का। तो जब लीलन का तंतु जलता है, जब राख देखते हैं हम उसकी, तो वो हमें दिखती है कैसी, ग्रे रंग की दिखती है, और कहीं कहीं ये काले भूरे रंग की भी देखी गई है। ठीक है, मतलब बुक में कहीं ग्रे रंग दिया है, कहीं भूरा रंग दिया है, तो जलने के पश्चात ये ग्रे रंग की दिखाई देती है। और इसकी लौ कैसी होती है, तो लीलन कैसा, वनस्पति जगत का रेशा है, तो हमेशा जो वनस्पति रेशे होते हैं उनकी लौ पीली होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि हम ये 26 27 क्यों नंबर्स लेके चल रहे हैं, 30 पे आ गए हम, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन उत्तराखंड के कल कर चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको सीधे सीधे जितने प्रश्न आए हैं उतने मैं यहाँ पर दे दूँ। किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। देखो, आप मूल्यांकन करते हो कब, जब हमारे स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं तो हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो एक क्या है, ये क्रमबद्ध प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं बस ऐसे ही मूल्यांकन कर लिया, आप उसको प्रॉपर पूरा अरेंजमेंट करते हो, पूरे साल पढ़ाते हो बच्चों को, या आप जब समय समय पर, रोज़ में भी लोग मूल्यांकन करते हैं क्लास में, कुछ लोग हफ्ते में टेस्ट वगैरह लेकर मूल्यांकन करते हैं, तो कई तरीके होते हैं। तो क्या होता है, आपका पूरा वो तरीका है, पहले आप पढ़ाते हो बच्चों को, फिर उन्हें खुद से करने का मौका देते हो, उनका टेस्ट लेते हो, उनका एग्ज़ाम देते हो, तो वो एक क्रमबद्ध तरीका होता है पूरा। ठीक है, तो ये सब तकनीक हमें क्या बताती है कि बच्चे ने कितना अपना शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किया है। तो ये किसने बोला है, हेल्मस्टेडर ने, E.L. पील ने, टॉर्गेशन तथा एडम्स ने, या टी है डांडेकर ने। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन डांडेकर ने ये बोला है। आज से मैं कोशिश करूँगी आपको 2 क्लास देने की, एक ये अभी वाली क्लास हो गई सुबह वाली, और अब आपको एक शाम को क्लास मिलेगी, जो आपकी SCRT के क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। शरीर का मोटापा छुपाने के लिए वस्त्र होने चाहिए, बड़ी बटन वाले, छोटे प्रिंट वाले, बड़े प्रिंट वाले, वक्र रेखाओं वाले। तो आपको मोटापा छुपाना है तो भाई मोटे व्यक्ति को हमेशा छोटे प्रिंट के ही कपड़े पहनने चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ओके, छोटे छोटे प्रिंट के कपड़े पहनोगे तब आप पतले लगोगे, और बड़े प्रिंट में तो आप और चौड़े लगोगे। ठीक है, बड़े बटन में भी व्यक्ति फैला हुआ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मापक फीते का प्रत्येक इंच विभक्त रहता है, ए है 10 भागों में, बी है 8 भागों में, सी है 4 भागों में, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मापक फीते का जो प्रत्येक इंच होता है वह किस में विभक्त रहता है, वह 8 भागों में जो है विभक्त रहता है। ठीक है, मापक फीते से 2 प्रश्न, एक कल हमने आपको बताया था और एक आज, मतलब मापक फीते से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना है, मतलब इसको भी पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 है, खसरा, गलसुआ और रुबेला के लिए MMR का टीका किस आयु में लगाया जाता है। एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 16 से 24 माह में, बी है 9 से 12 माह में, सी है 3 से कह सकते हैं 1.5 मतलब 3.5 से नहीं 3.5 माह में, या फिर 15 से 18 माह में। ठीक है, यहाँ पर ये 3.5 माह है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्या बच्चों, 15 से 18 माह। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। खसरा गलसुआ जो रुबेला होता है, MMR का टीका बोलते हैं हम इसको, जैसे कि मिज़िल, मम्स और रुबेला। ठीक है, M से मिज़िल्स, दूसरे M से मम्स और तीसरे से रुबेला। ठीक है, मिज़िल्स, मम्स, आपको हमें ये बताना है ये जो मम्स रोग है ये किस पार्ट में होता है शरीर के। ठीक है, और रुबेला का ये टीका होता है, रुबेला का ये टीका होता है जो 15 से 18 माह में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कीटनाशक औषधि है, ए है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बी है पायरेथेरम, सी है मैलिथियोन, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो कीटनाशक औषधि की हम बात करते हैं तो ये सभी कीटनाशक औषधियों के उदाहरण हैं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चाहे बेंजीन हेक्सा में क्लोराइड हो या पायरेथेरम हो या मैलिथियोन हो, ये सभी क्या है कीटनाशक औषधियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि होती है 70 से कम, 75 से अधिक, 70 से अधिक या 75 से कम। तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि हमेशा कैसी होती है, 70 से कम रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की गई थी,
ए है 1965 में, बी है 1937 ईस्वी में, सी है 1954 ईस्वी में, डी है 1987 में। तो हम बात कर रहे हैं खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की। तो क्वेश्चन आपने बोर्ड पर देख लिया। अगर हम बात करें खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम की स्थापना की, तो इसमें इसकी स्थापना तो 1954 में हुई, लेकिन बात आती है, कभी कभी पूछा जाता है कि लागू कब हुआ। तो लागू जो हुआ तो ये हुआ 1 जून, ठीक है, 1 जून कब, 1955 को ये लागू हो गया, ठीक है। 54 में आया है, 1 साल बाद 55 में ये लागू हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, संशोधन का कार्य कौन करता है, तो CCPS क्या है, ये खाद्य स्तर केंद्रीय समिति है एक, ठीक है, खाद्य स्तर केंद्रीय समिति है ये, ओके। खाद्य स्तर की क्या है, एक केंद्रीय समिति है, ये इसमें संशोधन का कार्य करती है, ठीक है। ये समिति ही इसमें क्या करती है, संशोधन का कार्य करती है। आज तक कई बार इसमें संशोधन भी हो चुके हैं, ठीक है। पहला संशोधन इसमें होता है कब, 1968 में, ठीक है। 1968 में किसमें, खाद्य मिलावट पर जो एक्ट है, ठीक है, उसमें संशोधन पहले 1968 में हुआ, फिर 1973 में हुआ। इस प्रकार कई तरीके के संशोधन इसमें किए जा चुके हैं। अच्छा, इसमें जो निरीक्षण कौन करता है, भाई मान लो आपने कंप्लेन की कि यहाँ भोज्य पदार्थ में मिलावट है, तो कौन व्यक्ति आएगा निरीक्षण के लिए, तो निरीक्षण करने वाला कौन होता है, खाद्य इंस्पेक्टर, जिसे फूड इंस्पेक्टर भी कहते हैं, जो है निरीक्षण करता है, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर क्या करता है, फूड इंस्पेक्टर क्या करता है, निरीक्षण का कार्य यहाँ पर करता है, और वो चेक करता है। अगर भोज्य पदार्थों में मिलावट साबित हो जाती है तो ये कम से कम जो सजा की प्रावधान क्या है, 1,000 रुपये से, मतलब प्रावधान कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, उसके उपरांत मतलब किस तरीके की हानि हुई, किसी की जान की हानि हुई, माल की हानि हुई, तो उस तरीके की सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन अभी एक नॉर्मल हम बात करें तो ये सज़ा 1,000 रुपये से लेकर, ठीक है, 1,000 रुपये से लेकर 6 माह से 6 साल तक की हो सकती है, 6 माह से 6 साल तक की हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बी ऑप्शन सही था ना, या सी ऑप्शन सही था, 1954। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि जो है रुक जाती है, ए है 7 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 12 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 4 डिग्री सेल्सियस पे, या डी है 6 डिग्री सेल्सियस पे। तो बैक्टीरिया की जो वृद्धि है 4 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाती है। बढ़ते हैं हम आगे। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ को नहीं भी कर रही हूँ, क्योंकि सारे एक्सप्लेन करूँगी तो कुछ बच्चों के कमेंट आने लगेंगे कि मैम आप फिर मैराथन ले लीजिए। और मतलब दूसरा ये है कि कुछ मैं इसलिए एक्सप्लेन कर लेती हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमें थ्योरी पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। हर बच्चे का यही कमेंट था कि मैम प्रैक्टिस कराइए, और थ्योरी की क्लास लेते थे तो आप लोग देखते नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ, हमसे प्रैक्टिस कराते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं देती चलूँ, क्योंकि आपने थ्योरी हमारे हिसाब से तो मैंने तो पढ़ाई नहीं है, अलग कहीं आपने पढ़ रखी हो तो कह नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रिंटिंग पेस्ट को गाढ़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है, ए है सोडियम एल्जीनेट, बी है क्लोरेट्स, सी है कॉपर सल्फाइड, और डी है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो जो प्रिंटिंग पेस्ट होता है, प्रिंटिंग जब हम कपड़े पर प्रिंट करते हैं तो हम पेस्ट को गाढ़ा करते हैं, ठीक है, गाढ़ा करते हैं जिससे आराम से कपड़े के हिसाब से प्रिंट मतलब तैयार हो जाए, मतलब जैसा हमें प्रिंट चाहिए वो प्रिंट आसानी से कपड़े पर चढ़ जाए। उसके लिए हम उसको एक सही मतलब सही तरीके का पेस्ट बनाते हैं, तो उसको हम गाढ़ा करने का काम भी करते हैं। तो वो ए है सोडियम एल्जीनेट से हम क्या करते हैं, प्रिंटिंग पेस्ट को गाढ़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है, ए है लैक्टोज के कारण, बी है लैक्टोबैसिलस के कारण, सी है किण्वन के कारण, डी है फ्रक्टोज के कारण। तो आपको फर्स्ट दिख रहा है ये क्या है, दुग्ध शर्करा है, ठीक है, दूध में जो शर्करा पाई जाती है ये तो वो है, ठीक है, दुग्ध शर्करा है, ओके। दूसरा सही है आंसर आपका, लैक्टोबैसिलस के कारण ही क्या होता है, दूध से जब दही बनता है और उसमें खट्टापन आता है तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है।
फर्मेंटेशन से क्या होता है, चीज़ पाचक हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ थायमिन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कीड़वन से ये होता है। फ्रक्टोज आप जानते हो सबसे मीठी शुगर है, मतलब फ्रूट शुगर है, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, ठीक है। तो सारे क्लियर हो गए। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिलाई मशीन का पुर्जा है यहाँ पर, मतलब एक सिलाई मशीन का आपको पुर्जा पहचानना है। ए है आइलेट, बी है स्लाइड प्लेट, सी है बैलेंस व्हील, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, सिलाई मशीन के पुर्जे ही हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको पुर्जे याद होने चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन 41 है, रोल्सा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है। जो रोल्सा का स्याही धब्बा परीक्षण है काफ़ी फेमस है साइकोलॉजी में, ठीक है। एक तरीके का ये व्यक्तित्व परीक्षण है। तो इसमें 10, 4 या 5 या 8 कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है कार्ड प्रयोग किए जाते हैं 10, ठीक है। 10 कार्डों का यहाँ पर रोल्सा का स्याही धब्बा परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 42, किस प्रकार की मिट्टी घर में सबसे ज़्यादा सीलन पैदा करती है। ए है चिकनी मिट्टी, बी है कंकरीली मिट्टी, सी है रेतीली मिट्टी, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगी, मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, मैनेजमेंट की यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। अगर आप नए हो, आपने नहीं देखी है, तो उसमें सारे टॉपिक वाइज मैंने क्या किया, आपको MCQs कराए हुए हैं। पूरा बिल्कुल अपने हिसाब से मैंने सारे प्रश्न बनाने की कोशिश की है। हर टॉपिक से आपको 25 प्रश्न वहाँ मिलेंगे, तो लगभग आपके सारे प्रश्न पूरे भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप वो क्लास देख लीजिएगा। और भी टॉपिक हैं, SCRT के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो सबकी प्लेलिस्ट बनी है। एक बार आप मेरे चैनल को विजिट तो करिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। हम बात करते हैं, वहाँ पर आपको ये वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, मिट्टी के प्रकार से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा सीलन पैदा होती है, वो हो जाएगी चिकनी मिट्टी, कंकरीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चिकनी मिट्टी। देखो घड़े वगैरह, बर्तन वगैरह चिकनी मिट्टी से तो बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन चिकनी मिट्टी जो है वैसे सीलन पैदा करती है, तभी इसके कभी भी क्या होते हैं, घर वगैरह नहीं बनाने चाहिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43, घर के लिए कंकरीली मिट्टी भी अच्छी रहती है क्योंकि ये पानी को नीचे को बहा देती है। रेतीली भी सही होती है, पानी को, मतलब रेतीली थोड़ी क्या होती है, मकान वगैरह अगर बनाओ तो वो क्या है, नीचे बैठने का डर रहता है रेतीली मिट्टी पर। ओके, तो इसलिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है आपकी कंकरीली, पथरीली, इस तरीके की मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के सही अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन अत्यंत आवश्यक है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन के। पहले तो हम बात कर लेते हैं इनके रासायनिक नामों के, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रोग कौन सा होता है, रतौंधी। रोग कौन सा होता है, रतौंधी होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है क्या है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। मुख्य रोग क्या होता है, रिकेट्स होता है, बकाया ऑस्टोमलेशिया महिलाओं में देखा जाता है, ऑस्टोपोरोसिस वृद्धों में और वयस्कों में देखा जाता है, ठीक है। बात करेंगे विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड है, और रोग क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फेलिक्विनोन है, क्या है, फेलिक्विनोन है, ठीक है, फेलिक्विनोन। ओके, फेलिक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और क्या इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या है, रक्त का थक्का जमाने में लाभदायक माना जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा विटामिन डी। क्यों, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है, ठीक है। ये तीनों एक साथ ही काम करते हैं, इन तीनों में एक की भी कमी होती है तो हमारे लिए ना तो, मतलब एक दूसरे का ये ऑब्जर्वेशन सही से नहीं हो पाता है, तो ये तीनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। ए है पेक्टिन को, बी है ग्लाइकोजन को, सी है सेल्यूलोज को, डी है डेक्सट्रीन को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये क्या है, पेक्टिन क्या है, फलों में पाई जाती है, कच्चे फलों में, और ये भी क्या है, एक कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड के ही ये उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड। ये भी पॉलीसेकेराइड है और ये भी पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड है। तो हम बात करेंगे
ये क्या है, सब पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जंतु स्टार्च कौन सा है, तो वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, जंतु स्टार्च किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को कहते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर हमारी मांसपेशियों और यकृत में स्टोर हो जाता है। तो जंतु स्टार्च कौन सा है, ग्लाइकोजन। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45। किसने कहा कि ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है? ए है निखिल एवं डॉल्सी, बी है कॉर्टेजिन, सी है इरिन ओपनहीम और डी है ग्रॉस एवं कैंडल। तो ग्रह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसने कहा है, ये कॉर्टेजिन कहा है। इरिन ओपनहीम ने संस्कृति की जड़ बताया है। क्या बताया है, संस्कृति की जड़ बताया है। किस ग्रह व्यवस्था को क्या बताया है, संस्कृति की जड़ बताया है। ठीक है, संस्कृति की जड़ बताया है। ओके, जड़। राजमल पी देवदास ने क्या कहा है, उन्होंने बांध से संज्ञा दी है, बांध की संज्ञा दी है किसको, ग्रह व्यवस्था को। अच्छा, बात करेंगे किसकी, ग्रॉस एवं कैंडल की। तो इन्होंने क्या कहा है, क्रियाशील यंत्र कहा है। इन्होंने क्या कहा है, ग्रह व्यवस्था को क्रियाशील यंत्र कहा है। ओके, क्रियाशील यंत्र कहा है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सारे क्लियर होते हैं, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 46। हमारे शरीर में गुर्दे की सूजन की स्थिति में गुर्दों द्वारा डैश का सही निष्कासन नहीं हो पाता। ए है सोडियम, बी है कैल्शियम, सी है पोटेशियम, डी है प्रोटीन। क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हमारे शरीर में गुर्दे की सूजन की स्थिति में गुर्दों द्वारा डैश का सही निष्कासन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सोडियम। हालांकि जो है प्रोटीन को भी गुर्दे छानने का काम करते हैं, ब्लड को भी छानने का कार्य करते हैं, पानी को भी छानने का कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जब भी कोई भी रोग होता है गुर्दे से संबंधित, हम सोडियम को बैन करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये जो होता है सबसे ज़्यादा प्रेशर डालता है गुर्दों पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं, सुडोल काय कहते हैं, गोल काय कहते हैं, धार्मिक कहते हैं या लंब काय कहते हैं। तो जो व्यक्ति सीधे सीधे अपना क्रोध बयां नहीं कर पाते, ठीक है, क्रोध आता है लेकिन वो आपको जता नहीं पाते हैं, तो वो होते हैं डी ऑप्शन लंब काय। ठीक है, लंब काय होते हैं। ओके, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48। ऊन की दूसरी परत कहलाती है। ए है क्यूटिकल, बी है कॉर्टेक्स, सी है मेड्यूला, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊन में 3 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे बाहरी जो परत होती है वो कॉर्टेक्स होती है, दूसरी क्यूटिकल होती है, नहीं, सबसे बाहरी जो परत होती है वो क्यूटिकल होती है, दूसरी कॉर्टेक्स होती है, और तीसरी जो है ये वाली परत ये मेड्यूला होती है। ठीक है, ओके, तो ये कौन सी हो गई, क्यूटिकल, और ये कौन सी हो गई, कॉर्टेक्स, और ये हो गई मेड्यूला। 3 परतें ऊन में पाई जाती हैं। तो दूसरी परत हमारी कॉर्टेक्स कहलाती है। सबसे आंतरिक परत पूछी जाए तो मेड्यूला होती है, और सबसे बाहरी परत क्यूटिकल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49। हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा एंजाइम होता है? ए है एंजाइम, बी है कार्बन, सी है फाइब्रिन, डी है सल्फर। तो हमारे रक्त प्लाज्मा में कौन सा एंजाइम नहीं, कौन सा, प्रोटीन पूछा जाता है। तो प्रोटीन जो होगा फाइब्रिन होगा। ठीक है, फाइब्रिन होगा, यहाँ पर प्रोटीन कर लीजिएगा। ओके, वैसे अगर मैंने एंजाइम लिखा है तो वहाँ पर एंजाइम ही होगा, या फिर मैंने धोखे में कर दिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर फाइब्रिन प्रोटीन हमारे रक्त प्लाज्मा में उपस्थित रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है। कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ए है MMR, बी है DPT, सी है पोलियो, डी है BCG। तो कुकर खांसी से बचने के लिए जो हम कौन सा टीका लगाते हैं, भाई DPT का लगाते हैं ना। ठीक है, DPT का टीका लगाते हैं। ओके, तो क्योंकि इसको क्या कहते हैं, कुकर खांसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है, पर्ट्यूसिस कहा जाता है, पर्ट्यूसिस कहा जाता है। ओके, और इसीलिए पर्ट्यूसिस, पी से पर्ट्यूसिस हो जाता है, और ये वूपिंग कफ या कुकर खांसी में लगाया जाता है। डी से डिप्थीरिया का टीका, और टी से टिटनिस का टीका। ठीक है, तो DPT आपको तीनों क्लियर हो गए। BCG का 6 रोग में लगाया जाता है। पोलियो की खुराक पोलियो से बचने के लिए दिया जाता है। MMR का टीका मिजल्स, मम्स और रुबेला से बचने को लगाया जाता है। आज की क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा।
अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।